नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी पीसीएस आरओ की जो हमारी सीरीज चल रही है, और इसमें यूपी पीसीएस या आरओ का जो यूपी स्पेशल से सेगमेंट है, तो इसको लेकर के हमारा 5वां वीडियो है। तो पीछे का यदि आपने 4 नहीं देखा होगा तो कर लीजिए। और यहाँ हम इतना डिटेल से करा रहे हैं, बस आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर इतना आप करके जाएंगे तो कोई प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से छूटेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल से करवा भी रहे हैं, और इसको लेकर 2-3 वीडियो भी हमारी और आएगी। तो देखिए, और आइए आप आज का वीडियो देखते हैं कि इसमें क्या कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कहाँ हुआ था। तो ये पीछे भी मैंने बताया है, तो ये प्रयागराज में हुआ था। और सर्व शिक्षा अभियान का जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में कब हुई थी, तो 2001-2 से हुई थी। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल चलो अभियान जिसे हम लोग कहते हैं। और जब आप लोग टीवी में खूब इसका एडवर्टीजमेंट भी देखते रहे होंगे, तो वही है। तो ये 2001-2 से इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली 2001 आएगा तो लगाइएगा। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु तो अनुपूरक पोषाहार मतलब मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, तो मिड डे मील योजना जो है 1995 से शुरू हुई थी। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो राज्य में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य प्रकृति के हैं, एक कृषि है और एक जो है विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 सामान्य प्रकृति के हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, तो ये सब सामान्य प्रकृति के विश्वविद्यालय हैं। एक कृषि विश्वविद्यालय है और एक विमानन है। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 44 निजी विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यदि पूछा जाए, तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि जो बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, उसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1916 है और इसका 1887 है। तो इलाहाबाद काफी पहले बना था। ये अलग बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे बीएचयू के बाद मिला, मतलब बीएचयू को पहले मिल गया, इसे बाद में मिला, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाएगा तो वो इलाहाबाद माना जाएगा। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बीएचयू है। 1916 में ये बना था, और वाकई में बीएचयू का कैंपस इतना बड़ा है कि आप वहां घूमते रहिए, काफी अच्छा भी लगता है, हम तो कई बार गए हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का है, देखिए सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। मतलब एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये कहाँ अवस्थित है, तो प्रयागराज में है। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो 2 हैं, एक लखनऊ में है, दूसरा कहाँ है, तो चित्रकूट में है। प्रदेश से निकलने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी दैनिक पत्र जो है वो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा निकाला गया था। उसका नाम क्या था, तो बनारस अखबार है। बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रदेश से निकलने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी दैनिक था, मतलब ये साप्ताहिक था बनारस अखबार पहले। और 1845 ईस्वी में गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा जो है ये लाया गया था। कवि वचन सुधा जो मासिक पत्रिका है, 1867 के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बार पूछा गया है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और उनका समय ही 1850 के बाद माना जाता है, और बहुत ही कम समय में 35-30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये है 1867। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था सन 1900 में, प्रयागराज से हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ था 1900 में हुआ था, प्रयागराज से हुआ था। जिससे जुड़े कौन थे, जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इनका जो है
मतलब शब्द, मतलब भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा था कि मतलब जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसमें भाषा की गुणवत्ता मेंटेन करके लिखिए। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। मतलब कानपुर से जो प्रसिद्ध पत्रिका थी प्रताप, उसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आज दैनिक समाचार पत्र जो सर्वप्रथम शुरू हुआ था कहाँ से? तो वाराणसी से शुरू हुआ था, और 1920 से। मतलब जो आज दैनिक पत्र है उसकी शुरुआत वाराणसी से हुई थी, 1920 से हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? देखिए यहाँ दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अगर विश्वविद्यालय की बात आए तो मथुरा है, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात आए तो इज्जत नगर बरेली है। मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसे दीनदयाल उपाध्याय कहा गया है, तो वो मथुरा में, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। और ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए देखिए दोनों फैक्ट को मैंने एक साथ लिख दिया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो चित्रकूट में किया गया था, और दूसरा जो है वो लखनऊ में है। आप लोग इन दोनों का नाम बताएं। दूसरा जो लखनऊ में उसका तो हम बता दें, शकुंतला मिश्रा जो यूनिवर्सिटी है वो है। पहले का आप नाम बताएंगे। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है वो प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध जो है वो साक्षरता से है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किस संस्थान के द्वारा? तो संस्कृत संस्थान के द्वारा। देखिए ये हिंदी संस्थान के द्वारा नहीं, विश्व भारती पुरस्कार जो दिया जाता है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उर्दू को राज्य का द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1989 में। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये रिपीट है, पीछे भी मैंने इसको बताया है। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास को लेकर के था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। आई रिपीट, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2001 में। अभी जो मैंने पीछे बताया, तो 2001 से जो है स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताएं, अभी पीछे मैंने बताया है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी, और ये संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश अकादमी की स्थापना, उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 72 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, ये काशी विद्यापीठ एक नया वहां का संस्था है, और उसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो शुरू किया गया था, और ये आवासीय विद्यालय योजना है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 2004 से हुई थी। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? जो कानपुर का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उसको किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा गया है। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की गई है प्रयागराज में, और ये भी लेटेस्ट करंट भी रहा है 1-2 साल का। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है, मतलब सॉरी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कौन है?
और कहाँ अवस्थित है। देखिए वो है राम मनोहर लोहिया और वो विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। तो सबसे पहला वो था। दूसरे विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये प्रयागराज में की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं और ये इनकी रचनाएं हैं, और ये विगत वर्षों में भी जो मंडी परिषद का परीक्षा हो वहां आया हुआ है। तो हम इसको एक बार आपको यहाँ रिपीट करवा देना, क्योंकि बड़ी संभावना है कि इन चारों में से किसी से एक पूछ ले। तो देखिए अनुज तिवारी जो लेखक है, इनकी जो रचना है बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। तो द बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन किसकी रचना है, तो ये अनुज तिवारी की रचना है। इसी तरीके से विश्वनाथ घोष की रचना क्या है, जियो बनारस। विश्वनाथ घोष की रचना क्या है, जियो बनारस। बालेंद्र द्विवेदी की रचना है मदारीपुर जंक्शन। बालेंद्र द्विवेदी जो है इनकी रचना है मदारीपुर जंक्शन। और अमिश त्रिपाठी की जो रचना है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। मतलब इसमें होगा क्या कि इन चारों में से किसी एक को जो है वो गलत ऑप्शन दे देगा और आप लोगों से पूछ लेगा इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इन चारों लोगों को जान लीजिए किस किसके कौन रचनाकार हैं। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, तो 23 सितंबर 1987 का अधिनियम नंबर 18। इसके तहत जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का आधिकारिक जो है वो दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा को लेकर के बैचेस चल रहे हैं, मेंटरशिप बैच, और ये भी जल्दी शुरू हुआ है, पेपर 1 से चल रहा है। तो यदि अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किए हैं और अगर ये वेट कर रहे होंगे कि जब पीटी दे लेंगे तब ज्वाइन करेंगे, तब तक तो लेट होगा, क्योंकि पीटी के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको उतना समय नहीं मिलता। और इस बार या मेंस का सिलेबस आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको जीएस के 6 पेपर, हिंदी, ऐसे सारे तैयार करने होते हैं। तो ऐसे में अच्छा तो यही रहेगा कि आप पीटी के पहले पहले अपने मुख्य परीक्षा को एकदम कायदे से तैयार कर लीजिए, ताकि पीटी के बाद मुख्य परीक्षा की जो चीजें हो वो रिवीजन वाली हो, तब जाकर के आप बहुत अच्छे रैंक से पास होंगे। तो हमारे संस्थान का भी यही उद्देश्य है। ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि मतलब रोजाना हम आंसर राइटिंग कराएंगे, साथ ही साथ आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, और फिर जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसका मॉडल आंसर भी हम सेम दे देंगे। इसके साथ चूंकि मेंटरशिप बैच है, तो आपको अपने तैयारी को लेकर के कहीं से कोई समस्या आ रही है तो आपको जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, आप फोन करेंगे, जो भी मेंटर उस समय उपलब्ध रहेगा, हम भी उपलब्ध रह सकते हैं, तो आपकी क्वेरी का समाधान होगा, सारी चीजें वहां बताई जाएंगी। तो इसकी अभी फी बहुत कम है, 7499 है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और यहाँ क्या है कि हमारा ये प्रयास है कि आपको 750 प्लस प्रश्न जो है हम यहाँ कराएं प्रत्येक टॉपिक से। देखिए ऐसे ही हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिख करके भेजेंगे, और इसमें जो भी कमी रहेगी देखिए पूरा कमेंट किया गया है। और यदि आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, और यदि 8 नंबर का आप उत्तर लिख रहे हैं, उसमें आप 2.5 नंबर पा रहे हैं, 3 नंबर पा रहे हैं, तो कैसे आप उसको 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर तक ले जा सकते हैं। उसमें क्या आपको करना होगा, प्रस्तुतिकरण आपकी कैसी है, भूमिका कैसे लिखना, निष्कर्ष कैसे देना है, बीच का पार्ट में क्या जाएगा, तो सारी चीजें आपको, अगर गलत रहेगा, आपका नंबर कटा है तो कमेंट करके बताया जाएगा। और साथ ही साथ यहीं तक हम आपको नहीं रोकेंगे, फिर आपको सेम डे ही मॉडल आंसर भी दे देंगे। मतलब आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, पूरा प्रॉपर वे में कमेंट होगा, फिर जो है मॉडल आंसर आपको देंगे। तो इतनी सारी चीजें जब देंगे तो आपका टॉपिक जो है, जो भी आप उत्तर लिखेंगे पूरी तरीके से आपका तैयार रहेगा। और मुख्य परीक्षा के पहले पहले अगर 750 से ज्यादा प्रश्न आप तैयार करके चले जाते हैं, प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो कितनी बेहतर स्थिति में रहेंगे। ये तो इस बार जो मुख्य परीक्षा में हमारे बच्चे जो दे रहे हैं, उनके फीडबैक को आप अगर ग्रुप में जुड़े होंगे टेलीग्राम में तो देख रहे होंगे कि कितना सकारात्मक फीडबैक दे रहे हैं। कि मतलब पेपर खत्म होने के बाद सबसे पहला मैसेज फोन वो संस्थान पे ही आ रहा है, सर बहुत शानदार सहयोग रहा समृद्धि टीम का। तो आप लोग भी अब ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है संस्थान के द्वारा। बस आप लोग जुड़िए और जो संस्थान कह रहा है ईमानदारी पूर्वक 6-7 महीना संस्थान को दीजिए। अगर 6-7 महीना आप संस्थान को देंगे तो संस्थान
आपको पूरी शिद्दत से परिश्रम के साथ लगेगा सफलता दिलाने में। बस शर्त यही है कि आपको भी उसी हिसाब से परिश्रम करना होगा, मतलब डेली आंसर राइटिंग करना होगा, जो कमेंट किया जाए उस पर आपको सुधार करना होगा, जो कमियां रहेंगी जो बताई जाएंगी आप उस पर सुधार करेंगे, मतलब और मॉडल आंसर देखते रहेंगे। तो इतना करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा ही नहीं फाइनल सिलेक्शन की गारंटी है। तो आप लोग इससे जुड़िए, नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप लोग बैच को परचेज करने के लिए वहां फोन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब आइए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को देखते हैं। तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आयोग ये पूछ लेता है, और ये भी पूछा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, तो चौथा स्थान है। सबसे पहला मतलब देखा जाए तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। मतलब सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। फिर दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र है, तीसरा हरदोई है, चौथा सीतापुर है, और पांचवा प्रयागराज है। मतलब ये 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। फिर से हम रिपीट करें, लखीमपुर खीरी पहले नंबर पे, सोनभद्र दूसरे नंबर पे, हरदोई तीसरे पे, सीतापुर चौथे पे, प्रयागराज 5वें पर। इसी तरीके से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो 5 जिले हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। अब अगर आपसे आयोग यही पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। लेकिन आयोग यही नहीं रुक रहा है, अब थोड़ा सा और डेप्थ जाकर के वो दूसरे तीसरे क्रम में जाकर के पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है, सीतापुर, प्रयागराज। यहाँ क्या है, हापुड़ है, भदोही है, गाजियाबाद है, शामली है। अब देखिए तीसरा नंबर पे गाजियाबाद है। अब आप लोग के मन में जेहन में ये रहा होगा कि यार गाजियाबाद तो बड़ी सिटी है, बड़ा क्षेत्रफल होगा, शहर बड़ा है, आबादी बड़ी है, लेकिन भूभाग इसका कम है, मतलब क्षेत्रफल इसका कम है। मतलब तीसरे नंबर पे सबसे छोटा जो है ये प्रदेश का जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, हापुड़ सबसे छोटा है, और लास्ट में शामली है। और चौथा पांचवा कौन है, गौतम बुद्ध नगर, मतलब ये 5वें नंबर पे है। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन है, तो अगर उत्तर प्रदेश का मैप आप देखेंगे तो सबसे पूर्वी जिला कौन है उत्तर प्रदेश का, बलिया है। अभी हम आगे मैप में भी आपको दिखा देंगे। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो ये है शामली। तो ये याद रखिएगा। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, तो उत्तर में देखा जाए तो सहारनपुर है, और दक्षिण में सोनभद्र है, न कि ललितपुर। देखिए अगर ललितपुर दिखेगा तो बच्चे क्या है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ललितपुर तो ज्यादा लटका हुआ है मध्य प्रदेश में एकदम, तो लगा के आ जाता है। और ये आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें होगा क्या, सोनभद्र होगा। फिर प्रदेश से सटे राज्यों, संघ राज्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए अगर केवल स्टेट पूछे तो 8 स्टेट है, लेकिन राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्र पूछे तो 8+1 हो जाएगा, मतलब 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर देखा जाए तो प्रदेश से सटे जो राज्य कितने हैं, तो वही जो देखिए हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, बिहार 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 8 और दिल्ली 9। तो दिल्ली जो है वो संघ शासित क्षेत्र है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी केवल राज्य के बारे में पूछा, तो जब राज्य के बारे में केवल पूछे कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो 8 राज्य। अगर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दोनों आ जाए तब आपको 9 लगाना है। और यदि ऑप्शन में 8 रहे ही ना, तब आंख मूंद के 9 लगा दीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड से सटे 7 जिले कौन से हैं, मतलब आप इतना जानिए कि उत्तराखंड से कितने जिले सटे हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले सटे हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत।
और यहाँ आप लोग बेहतर ये होगा कि ये मेरा वीडियो अभी आप लोग रोक लें 1 मिनट के लिए और अपना उत्तर प्रदेश का मैप खोल करके साथ साथ देख लें, क्योंकि विश्वास मानिए अगर एक बार आप हमारे साथ मैप देख लिए ऐसे, जो कि अभी हम आगे दिखाएंगे भी आपको, तो आप जो है फिर कभी भूलेंगे नहीं इसको। इसी तरीके से हरियाणा से कितने जिले सटे हैं, तो 6 जिले सटे हैं। इसमें कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और दिल्ली से सटे 3 जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। उत्तराखंड से 7 जिला सटा हुआ है, हरियाणा से 6, दिल्ली से 3। राजस्थान से 2 सटे जिले हैं, आगरा और मथुरा। मतलब राजस्थान से जो है 2 जिले सटे हैं केवल, आगरा और मथुरा। और इसमें कभी कभी दे देता है कि पंजाब से हमारी सीमा साझा करती है कि नहीं, तो पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या 11 है। मतलब अगर ये दे दे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा कौन सा प्रदेश साझा करता है, तो वो मध्य प्रदेश है। वो आप नीचे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के नीचे पूरा मध्य प्रदेश के ही जिले हैं, और वो कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। इसमें कौन से हैं कि आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। देखिए मैप आप लोग देखते रहिएगा, तो ये सारे 11 जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश से सटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के। बिहार से सटे कितने जिले हैं, तो 7 जिले सटे हुए हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये सारे जिले किससे सटे हुए हैं, तो ये सटे हुए हैं बिहार से। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र सटा हुआ है, और झारखंड से भी केवल सोनभद्र। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मतलब टच कर रहा है, तो केवल सोनभद्र। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सोनभद्र को लेकर के कई बार पूछा गया है। सोनभद्र को लेकर के ये भी पूछा गया है कि सोनभद्र से जो है सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड तो है ही है, साथ ही साथ सोनभद्र जो है वो मिर्जापुर से भी साझा, सॉरी वो जो है मध्य प्रदेश से भी साझा करता है, और बिहार से भी। तो इसका मतलब ये 4 स्टेट से जो है ये सीमा साझा करता है सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या देखिए आगे आ ही गया, तो 4 है, इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। मतलब ये चारों राज्य जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सटे हैं। मतलब सोनभद्र में आप रहिए तो आप उत्तर प्रदेश में तो है ही हैं, आप मध्य प्रदेश में भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी। तो इसकी इतनी शानदार अवस्थिति है। फिर सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या देखा जाए तो 3 राज्य हैं सहारनपुर से, जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन है, तो देखा जाए तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश के हैं। भाई 11 जिले अगर हमसे सटे हुए हैं तो सर्वाधिक सीमा तो मध्य प्रदेश साझा करती है, और सबसे कम सीमा जो है वो साझा करती है हिमाचल प्रदेश। फिर 3 तरफ से उत्तर प्रदेश का घिरा जिला कौन सा है जो मध्य प्रदेश में घिरा हुआ है, तो वो घिराव जिला है ललितपुर। और अभी आपको हम मैप में दिखाएंगे कि ललितपुर पूरा एक तरीके से घिरा हुआ है वो मध्य प्रदेश से। प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। मतलब जो हमारा सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य उसको टच कर रहा है, तो सोनभद्र छत्तीसगढ़ टच कर रहा है। प्रदेश के सबसे उत्तर और पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। मतलब सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। और प्रदेश के सबसे पूर्वी जो बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है, बिंदु को स्पर्श करने वाले जो है बिहार और हरियाणा। मतलब शामली जो है हरियाणा से टच होता है, और बलिया तो बिहार से टच ही हो रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए ये चीजें हैं, इसी को हम दिखाना चाहते थे। तो यहाँ देखिए ये है ललितपुर, और ये पूरा मध्य प्रदेश में जो है ये, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा तो ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मतलब यही जो है थोड़ा सा ये चीज केवल उत्तर प्रदेश से है, बाकी ये यहाँ पूरा मध्य प्रदेश है। तो ये याद रखिएगा। अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो सबसे उत्तर प्रदेश का तो ये सोनभद्र है, और कहाँ से मिल रहा है, ये छत्तीसगढ़ से मिल रहा है। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ से मिल रहा है। इसी तरीके से अगर सबसे
पूर्वी जिला देखा जाए तो ये देखिए बलिया है सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो मैंने शामली बताया है, और शामली देखिए ये है, ये देखिए शामली है। तो ये सबसे पश्चिम बिंदु है, और सबसे अगर उत्तर बिंदु देखा जाए तो सहारनपुर है। और सहारनपुर की सीमा किससे मिलती है, सहारनपुर की सीमा देखिए हिमाचल प्रदेश से मिलती है, जो मैंने आपको बताया है। और वही सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है कि मध्य प्रदेश के 11 जिले हैं, और हरियाणा के 6 हैं, दिल्ली के जो हैं वो हैं, फिर इधर उत्तराखंड से कितने हैं, नेपाल से देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश की जो देखिए ये नेपाल दिख रहा है ना, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, तो 7 जिले लगे हुए हैं, नेपाल से 7 जिले लगे हुए हैं। इसमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। मतलब देखिए महाराजगंज 1, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर खीरी 6 और पीलीभीत 7। और यही देखिए यही सीमा है उत्तर प्रदेश की, तो मतलब ये नेपाल, तो यही है नेपाल। तो ये सारे 7 जिले जो हैं देखिए लगे हुए हैं। इसी तरीके से जब भी आप इस तरीके की चीजों को देखिए थोड़ा सा मैप में देखिए। अब सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य कौन है, तो मैंने आपको दिखाया है कि बिहार से भी टच करता है, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से, मतलब चारों जो है स्टेट से सोनभद्र साझा करता है। तो थोड़ा सा इसको रोक करके देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण ये मैप है। और जब भी आप ज्योग्राफी की चीजें देखिए, और उसमें भी अगर आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चीजें ज्योग्राफी की, तो वहां मैप का सहयोग जरूर लीजिए, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो आप रटेंगे भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो गोंडवाना लैंड का एक भाग है, मतलब जो हम हैं हमारा प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अगर पूछे कि विंडम, टांडा, कुशेहरा और खड़ंजा जलप्रपात कहाँ है, तो ये है मिर्जापुर में। विंडम, टांडा, कुशेहरा और खड़ंजा जलप्रपात कहाँ है, तो मिर्जापुर में है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि, मतलब जो वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड जिला कौन है, तो ये सोनभद्र है। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं, तो ये बागपत और हाथरस हैं। मतलब सर्वाधिक वेटलैंड जो क्षेत्रफल है वो सोनभद्र का है, और सबसे कम किसका है जिला है, तो ये बागपत और हाथरस है। आर्द्र भूमियों के रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के समृद्ध स्थल हैं कितने, तो 10 स्थल हैं। मतलब ये सेकंड है, अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के जो स्थल है वो सर्वाधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 स्थल ऐसे हैं जो रामसर साइट में सूचीबद्ध हैं। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83%, देखिए ये डाटा भी याद रखिएगा कि प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा के 80 से 83% भाग जो है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब अभी जो मानसून है ये प्रदेश में 80 से 83% वर्षा के लिए उत्तरदायी है, और कुछ वर्षा जो है वो बरसात में भी होती है, तो उसके लिए अलग कारण होते हैं। तो मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रदेश में 80 से 83% वर्षा होती है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा देखा जाए तो ये मथुरा में होती है। मतलब गोरखपुर में कितनी वर्षा होती है, 184.7 सेंटीमीटर के औसत में होती है, जबकि वही मथुरा में इसका औसत है 54.4। फिर प्रदेश में पूरब से पश्चिम, मतलब अगर आप ये जैसे अगर ये उत्तर प्रदेश है तो पूरा मतलब अगर बिहार से आप आएंगे किधर दिल्ली की तरफ तो वर्षा की मात्रा कम होती है, और इसी तरीके से अगर उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, वही यहाँ बताया जा रहा है। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन है, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो वो जुलाई में होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और चलिए आज का जो है सेशन यहीं तक था। ये मुख्य परीक्षा का जो हमारा बैच चल रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए ही हैं, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो एक तो टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब मतलब सॉरी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, विनीत सर की जो क्लास आ रही है या जो प्रभा मैम की आई है, इन सारे लोगों की क्लास का PDF आपको यहाँ मिल जाएगा एक समय के बाद। साथ ही साथ यहाँ संस्थान अपनी कोई भी योजना बनाती है, कुछ भी करंट की चीजें होती, कोई भी सूचना होती, सबसे पहले यही अवेलेबल कराती है। तीसरी चीज, आपको भी कुछ जानना हो या संस्थान से कुछ आपको सहयोग चाहिए तो आप अपना जो भी मैटर रहेगा यहाँ डालेंगे, तो हमारे एडमिन से हमारे द्वारा जो है इस यहाँ तत्काल रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। मतलब हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का बेहतरीन माध्यम है। साथ ही साथ ये हमारे 2 लिंक्स हैं, एक तो यूट्यूब है हमारा समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी को लेकर के, और देख ही रहे होंगे कि संस्थान किस तरीके से प्रयास कर रहा है, चाहे वो PT हो चाहे मेंस हो। तो अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।